आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख सामंतीय राज्य। सबसे पहला है बस्तर रियासत। बस्तर अपनी अनेक विशेषताओं के कारण बस्तर चर्चित रहा है। उन्मुक्त जीवन के साथ उन्युक्त शोषण, अतुल धन्य और खनिज संपदा के रहते इसकी लंगड़ाती चाल समय समय पर चर्चा का विषय बनती रही है। भारत का सोया हुआ दैत्य, शोधकर्ताओं का स्वर्ग, विचित्रताओं का प्रदेश भी इसे कहा जाता है। बस्तर आदिवासी बहुल अंचल है जहाँ वनवासी अपने आंसू व मुस्काने का जीवन बिताते आ रहे हैं। मध्य प्रांत के कमिश्नर के नियंत्रण, निरीक्षण, निर्देशन में कार्य करने वाला बस्तर का एक रियासत था। यह 17 डिग्री 46 मिनट से 20 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 15 मिनट से 81 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांत के मध्य स्थित था। उत्तर से दक्षिण 235 मील और पूर्व से पश्चिम 182 मील लंबाई चौड़ाई वाला यह रियासत छत्तीसगढ़ के रियासतों में सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल था। इसकी राजधानी जगदलपुर थी। काकतीय राजवंश का शासन 1333 ईस्वी से था। आंध्र प्रदेश के काकतीय जो वारंगल के राजा थे, खलजियों द्वारा हराए व भगाए गए। बस्तर अंचल पर नागों के 84 गढ़ों को साम दाम दंड भेद नीति से उन्होंने जीता। राजपरिवार की इष्ट देवी माँ दंतेश्वरी देवी के वस्त्र से इन अंचल का नामकरण बस्तर पड़ा। बस्तर में राज्य करने वाले प्रमुख काकतीय शासकों के में संस्थापक राजा अन्नम देव, चौथे राजा पुरुषोत्तम देव, 13वें शासक दलपत देव, दरियाव देव, महिपाल देव व भूपाल देव, भैटम देव, रुद्र प्रताप देव, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रवीर चंद्र भजदेव थे। आदिवासी बहुल बस्तर में मुख्य रूप से गोंड व उनकी उपशाखाएं निवास करती थीं। भद्रा, परजा, धुरवा, मुरिया, माड़िया, हल्बा, दुर्ला अन्य आदिवासी समूह हैं जो बस्तर में निवास करते आ रहे हैं। माड़िया शब्द जंगल के आदमी भाव को सूचित करने वाला है। इनका बाइसन नृत्य प्रसिद्ध है। मुर अर्थात पलाश वृक्ष की छाया में रहने वाले मुरिया अपनी संस्था घोटुल के कारण विशेष चर्चित हैं। घोटुल यानी कुंवारों का क्लब। घोटुल के प्रति आदिवासी लड़के लड़कियों की निष्ठापूर्वक भक्ति सचमुच अद्भुत है। इस संस्था से प्रेम करते हैं और उनका वर्णन उड़द की दाल जैसे प्रिय और अरने भैंसे बाइसन की सींग जैसा सुंदर कह सकते हैं। अपने प्रथम पूर्वज को भगवान कृष्ण के भाई बलराम के हल की मिट्टी से निर्मित मानने वाले हलबा भी प्रमुख जनजाति में आते हैं। रियासत बस्तर में सिपाही के रूप में कार्य करते थे। हल्बों की भाषा हल्बी रियासत की संपर्क बोली थी। उड़ीसा की सीमा से लगे लोगों में भद्रा निवास करते थे। बस्तर में सामाजिक स्तरीकरण की दृष्टि से ये प्रथम स्थान पर रखे गए। संस्थापक काकतीय राजा अन्नम देव के साथ बस्तर आए और वहीं बस गए। भद्र शब्द से भद्रा शब्द बना है, ऐसा एक वर्ग मानता है। भद्रा बुजुर्ग अपनी जाति को भगवान राम के भाई भरत के काल से बस्तर में निवास करने वाले मानते हैं। बस्तर की अनुपजाऊ भूमि पर गुजारा करने वाले आदिवासियों का सारा जीवन केवल अपने जीविका अर्जन में बीत जाता है। झूम कृषि, वनोपज संग्रह, शिकार, मछली मार कर ये अपना पेट भरते हैं। उनका सामुदायिक जीवन सबसे प्रमुख विशेषता है। शराब के शौकीन महुआ से बनी शराब, चावल से बनी शराब, ताड़ व सल्फी का नशीला रसीय सेवन करते हैं। सामूहिक शिकार, सामूहिक कृषि, सामूहिक उत्सव, सामूहिक नृत्य गान होता है। थानागुड़ी में अतिथि को ठहराते हैं। उसकी सेवा के लिए अठपहरिया नामक व्यक्ति होता है। अपने उपयोग में आने वाली अधिकांश वस्तुएं वह स्वयं निर्मित करता है। अपने मकान के लिए वह कारीगर है। लकड़ी के सामानों के लिए बढ़ई है। खेतों के लिए कृषक है। चित्रकार, मूर्तिकार, धनुषकार आदि वह स्वयं है। बस्तर की गढ़वा कला व काष्ठ कला प्रसिद्ध है। माई दंतेश्वरी के प्रति आस्था राजा से लेकर प्रजा तक को रही है। दशहरा यहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार मुख्य रूप से प्रचलित है। वधु के लिए वधु कीमत देने की प्रथा, लमसेना रखने की प्रथा। बस्तर में भ्राता भगिनी संतति के विवाह को प्राथमिकता दी जाती है।
नृत्य उनके जीवन का अभिन्न अंग है। गौर नृत्य, भद्रा नाट, हुल्की पाटा नृत्य, गेड़ी नृत्य प्रमुख हैं। अपने राजा को देवी मानने वाला आदिवासी अति बर्दाश्त नहीं करता। अपने राजा के विरुद्ध अनेक विद्रोहों के लिए वह चर्चित है। 1876 व 1910 ईस्वी में बस्तर में हुए विद्रोह का विशद विवरण आदिवासी आंदोलन शीर्षक युक्त अध्याय में किया गया है। इंद्रावती बस्तर की महत्वपूर्ण नदी है। बस्तर रियासत में लगे 400 किलोमीटर तक यह प्रवाहित होती है। डंकिनी व शंखिनी इसकी सहायक नदियां हैं। बेलाडीला की पहाड़ी अपने लौ हैस के कारण समग्र विश्व में चर्चित है। सभ्यता की दौड़ में पीछे अबूझमाड़ का 2400 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र भी यही है। साल व सागौन दोनों प्रजाति के वृक्षों से यहाँ के वन भरे हैं। रियासत की आय के प्रमुख स्रोत वन रहे हैं। सन 1886 ईस्वी में रियासत की कुल आय 2,23,287 रुपये 12 आना 7 पैसे हुई थी। इसमें से 86,433 रुपये 1 आना 7 रुपये की आय केवल वनों से हुई थी। सन 1921 में रियासत की कुल आय 7,26,474 रुपये थी, जिसमें वनों से आय 2,61,709 रुपये थी। रियासत के लिए वन आय के स्रोत थे, मगर रियासत के मूल निवासियों के लिए ये वन अपनी संस्कृति की रक्षा के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण थे। सन 1770 में बस्तर राज परिवार में कलह व गृह युद्ध की स्थिति बनी। राजा दरियादेव ने मराठों से सहायता प्राप्त कर अपनी स्थिति मजबूत बनाई। इसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 5,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। 1777 से पूर्व तक बस्तर एक स्वतंत्र राज्य था। अब वह मराठों की अधीनता में आया। सन 1819 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट मिस्टर एग्न्यू ने बस्तर के तत्कालीन राजा महिपाल देव से भेंट कर एक इकरारनामे पर उनके हस्ताक्षर लिए। 3 किस्तों में वार्षिक टकोली देना स्वीकार किया। राजा के न्याय संबंधी अधिकार बनाए रखे। राजा भैरम देव के काल में वार्षिक टकोली की राशि 356 रुपये निर्धारित की गई। 1818 ईस्वी में नए निर्धारण में यह राशि 17,000 रुपये वार्षिक कर दी गई। बस्तर राजा ने 1857-58 में महाविद्रोह में कोई भाग नहीं लिया। राजा को एडॉप्शन सनद दिया गया था और फियलिटी बॉन्ड भरवाया गया था। चार्ल्स इलियट की बस्तर पर रिपोर्ट 1856 में तैयार की गई। अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के ग्लासफर्ड ने 1862 ईस्वी में बस्तर रियासत पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। सन 1893 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के कमिश्नर फेसर ने बस्तर पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। रघुजी भोसले की मृत्यु 11 दिसंबर 1853 को हुई और गोद निषेध कानून के तहत लॉर्ड डलहौजी 23 मार्च 1854 को नागपुर का राज्य ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लिया। बस्तर नागपुर राजा का अधीनस्थ राज्य था, अतः बस्तर भी ब्रिटिश शासन में आया। 1860 ईस्वी से बस्तर को अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के नियंत्रण में रखा गया। राजा बस्तर के अधिकार धीरे धीरे कम कर दिए गए। अपनी पसंद का दीवान भी वह नियुक्त नहीं कर सकता था। राजगुरु नामक महत्वपूर्ण पद पर मैथिल ब्राह्मण प्रतिष्ठित थे। बस्तर की राजनीति में यह महत्वपूर्ण घटक था। नरबली के मामले में बस्तर राजा की शिकायत अंग्रेजी भारत की सरकार से की गई। जांच की गई मगर स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। बस्तर रानी को महारानी की उपाधि 31 मार्च 1933 को दी गई। बस्तर रानी को महारानी की उपाधि 31 मार्च 1923 को दी गई। बस्तर की प्राथमिक शाला का प्रारंभ राजा भैरम देव के शासनकाल में हुआ। 1886 ईस्वी में बस्तर में 3 स्कूल खोले गए। 1910 के विरोध काल में 60 में से 45 स्कूल खोले गए। आदिवासी आक्रोश के शिकार हुए स्कूल 1936 से बस्तर के हाई स्कूल में विज्ञान विषय की पढ़ाई प्रारंभ हुई। अब है कांकेर रियासत। कांकेर का प्राचीन नाम शिलालेखों व ताम्रपत्रों में कांकेर या काकरम मिलता है। कौवे का शोर वाला स्थान इसका एक अर्थ होता है। गोंडी भाषा के अनुसार कांके नामक वृक्ष एर बराबर पानी से कांकेर बना है। वृक्ष धन एर से कांके और एर से 20 डिग्री 6 मिनट से 20 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 14 मिनट से 81 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांश के मध्य यह रियासत स्थित था। 1429 वर्ग मील कुल क्षेत्रफल वाले रियासत की राजधानी कांकेर थी। रियासत का अधिकांश भाग पहाड़ी व जंगली है। रियासत के पूर्व भाग से महानदी बहती है। साल, सागौन, सिरसा, बीजा के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। 1921 की जनगणना के अनुसार वहाँ
1,25,172 लोग निवास करते थे। कांकेर का राजवंश प्राचीन है। करकाभार जो पहले कांकेर रियासत के अंतर्गत आता था, वहाँ 3500 वर्षों से अधिक पुरानी कब्रें सैकड़ों की संख्या में हैं। कान्हा गांव के शिलाश्रयों में जो शैलचित्र प्राप्त हुए वे सादे व रंगीन हैं। हथेलियों के निशान उड़कुड़ा व मनकेठरी गांव के पास भी गुफा में मिलते हैं। कांकेर में राजपूत राजाओं का प्रारंभ जगन्नाथपुरी के राज त्याग कर सिहावा आए। पुरुषोत्तम देव कन्हर देव से होता है। पुरुषोत्तम देव का कुष्ठ रोग सिहावा के कुंड में स्नान करने से ठीक हो गया। उनके साथ लड़ाकू हलवा बड़ी संख्या में आए। राजा ने सिहावा में नया राज्य स्थापित किया। सन 1320 के भानुदेव कालीन कांकेर शिलालेख से वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिंहराज, व्याघ्र, वोपदेव, कृष्ण, जयतराज, सोमचंद्र व भानेदेव नामक 7 राजाओं का पता इससे चलता है। सिहावा के कांकेर राजा का मुख्यालय डीजे के अनुसार तीसरे राजा वोपदेव के काल में हुआ। डॉक्टर रामकुमार बेहर के अनुसार 5वें शासक जयतराज के काल में यह परिवर्तन हुआ। रतनपुर के कलचुरी शासक साम्राज्य विस्तार के दौरान अपने सेनापति जगपाल को सेना के साथ भेजकर सिहावा और कांकेर प्रदेश पर अधिकार करते हैं। सन 1144 की विजय सूची में कांकेर व सिहावा के नाम आते हैं। सेनापति जगपाल देव कलचुरी शासक रतनपुर के कलचुरी साम्राज्य विस्तार के दौरान अपने सेनापति जगपाल को सेना के साथ भेजकर सिहावा और कांकेर प्रदेश को पर अधिकार करते हैं। सन 1144 ईस्वी की विजय सूची में कांकेर और सिहावा का नाम आते हैं। पिंबाजी भोसले काल में कांकेर पर मराठों का अधीनस्थ था और रहीपाल देव राजा ने 16,000 रुपये टपोली के रूप में देना स्वीकार किया था। उसके उत्तराधिकारी धीरज सिंह के काल में टपोली 18,000 रुपये वार्षिक कर दी गई। कैप्टन जेटी ब्लंट 7 अप्रैल 1795 ईस्वी को जब कांकेर पहुंचा तब वहां के राजा साय सिंह थे। साय सिंह ने धारा प्रवाह हिंदुस्तानी बोलकर ब्लंट को प्रभावित किया। 28 नवंबर 1807 ईस्वी को मराठा सेनापति रामचंद्र बाग ने बस्तर का पर आक्रमण किया। मराठा सेनापति रामचंद्र बाग ने कांकेर ने बस्तर की सहायता की। इससे नाराज होकर मराठों ने कांकेर पर आक्रमण किया और 500 रुपये वार्षिक टपोली कांकेर के लिए 1818 में तय किया गया। कांकेर पुनः भूदेव राजा को सौंपा गया। 1823 ईस्वी वार्षिक टकोली पटाने से कांकेर को छूट मिली। 20 मई 1865 को ब्रिटिश भारत की सरकार ने कांकेर राजा को एडॉप्शन सनद प्राप्त किया। पद्मदेव 1839 से 1853 ईस्वी, नरहर देव 1853 से 1903 ईस्वी, कोमल देव 1803 से 1925 ईस्वी कांकेर के राजा रहे। रियासतों के विलीनीकरण के समय कांकेर के राजा भानु प्रताप थे। कांकेर राजा की पुश्तैनी उपाधि महाराजाधिराज की थी। 9 तोपों की सलामी दी जाती थी। 1918 ईस्वी में रियासत की कुल आमदनी 3,42,577 रुपये थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। सालाना बड़े बाजार भरते थे जो मड़ई कहलाते थे। कुरना, डोकला, गोविंदपुर, संबलपुर के मड़ई मुख्य थे। कांकेर में साप्ताहिक बाजार बैठता था। मुख्यतः अनाज की बिक्री होती थी। सन 1897 ईस्वी में कांकेर में अकाल पड़ा। सन 1900 ईस्वी का अकाल संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पड़ा, जिससे जान माल की भारी क्षति हुई। प्रति नागर के हिसाब से किसानों से कर लिया जाता था। खेती के लिए जितना जमीन 2 जोड़ी बैलों द्वारा संभाली जा सकती थी वह 1 नांगर की जमीन कहलाती थी। गांव का मुखिया ठेकेदार कहलाता था। महाराजाधिराज के परिवार में विवाहोत्सव होता तो हल्दी सारी नामक कर लिया जाता था। राजकुमार के जन्म पर लोग लाल टीका करते थे, इस निमित्त कर पटाते थे। चूड़ी पहनाकर पत्नी बनाने वाले पुरुष से चूड़ी कर लिया जाता था। रियासत में दीवान की देखरेख में पुलिस विभाग था। 4 सब इंस्पेक्टर, 15 हेड कांस्टेबल, 80 कांस्टेबल और 2 घुड़सवार थे। 1910 ईस्वी में जब बस्तर रियासत में विद्रोह हुआ तब अंग्रेजों को कांकेर के तत्कालीन राजा ने, जिसका नाम कुक्कल देव था, भरपूर सहायता पहुंचाई थी। अपनी कार पॉलिटिकल एजेंट छत्तीसगढ़, ड्रीवे और गियर को दी थी। कांकेर से होकर ही अधिकांश अंग्रेजी सैनिक बस्तर गए थे। 1921 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप देव बस्तर नरेश की मृत्यु होने पर तत्कालीन कांग्रेस कांकेर नरेश कोमल देव
ने अंग्रेजी शासन को आगाह किया था कि बस्तर की राजगद्दी पर किसे बैठाया जाए। इस संदर्भ में उसकी भी राय ली जाए। उन्होंने स्वयं अपने को एक दावेदार बताया, मगर स्पष्ट किया कि उसका अभिप्राय गलत दावेदारों के दावों को रोकना है। प्रफुल्ल कुमारी देवी के पक्ष में उन्होंने अपनी राय दी थी। रहते जहाँ चंचल प्रकृति के झलमल अंचल, प्रतिपल जिसको महानदी करती है शीतल, फूली फूली फली फूली अति भली जहाँ की वन स्थली, गली गली पर खिली जहाँ की हृदय कली है। महाराज कोमल देव है कांकेर प्राणाधार से, नव तोप सलामी आपकी होती सरकार से। कवि सुखलाल पांडे ने कांकेर की प्रकृति, वहाँ के लोगों की प्रवृत्ति व राजा कोमल देव की स्थिति का सम्यक काव्यात्मक विवरण लिखा है। राजनांद रियासत, इसका नाम पहले नांदगांव था। इसी नाम के एक रेलवे स्टेशन होने के कारण स्टेशन का नाम राजनांदगांव रखा गया। तब से राजधानी का नाम भी राजनांदगांव चलने लगा। 20 डिग्री 50 मिनट से 21 डिग्री 22 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री 26 मिनट से 81 डिग्री 13 मिनट, पूर्वी देशांश के मध्य यह रियासत था। 1871 वर्ग मील का क्षेत्रफल और 1,26,365 1901 की जनगणना के अनुसार लोगों का निवास था। भगवान कृष्ण के पिता नंद और गांव से मिलकर बना नांदगांव बना था। बैरागी प्रमुखों ने रियासत को यह नाम दिया था। शिवनाथ और बाघ नदी दो प्रमुख नदी हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में प्रहलाद दास नामक बैरागी, जो पंजाब प्रांत के सुहागपुर के रहने वाले थे तथा दुसाले का व्यापार करते फिरते थे, रतनपुर में निवास करने लगे। उनको यहाँ इस व्यवसाय में बहुत लाभ होने लगा। उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके चेले महंत हरिदास संपत्ति के मालिक हुए। उस समय महंत लोग विवाह नहीं करते थे। राजा बिंबाजी की 7 रानियों ने हरिदास से दीक्षा ली। इस प्रकार वे राजगुरु कहलाने लगे। रतनपुर के प्रत्येक गांव से महंत को 2 रुपये भेंट उगाने का अधिकार मिल गया। उन्होंने महाजनी धंधा को शुरू कर दिया। पंडादह के जमींदार को ऋण देकर उसकी जमींदारी बंधक में रखी। ऋण के ना पटाने से पूरी जमींदारी महंत हरिदास के कब्जे में आ गई। उसके पुत्र रामदास ने भी इसी प्रकार नांदगांव जमींदारी उसके मुसलमान जमींदार से प्राप्त की थी। महंतों की परंपरा में मौजीराम ने खैरागढ़ के जमींदार को सहायता से डोंगरगढ़ के विरोधी जमींदार को लड़ाई में परास्त किया। इस सैनिक सहायता के बदले उसको डोंगरगढ़ का आधा राज्य मिला और महंत का अधिकार क्षेत्र बढ़ा। अपने प्रधान शिष्य महंत घासीदास को उन्होंने दत्तक पुत्र स्वीकार किया। सन 1865 से ब्रिटिश भारत की सरकार ने इन्हें फ्यूडिटरी चीफ बनाया। एडॉप्शन सनद भी दिया गया। महंत घासीदास के पुत्र को उनका उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया। महंत घासीदास बड़े चतुर और परिश्रमी शासक थे। इन्होंने राजधानी तथा राज्य की उन्नति के लिए अच्छे काम किए। 1883 में घासीदास की मृत्यु के पश्चात बलराम दास उनके उत्तराधिकारी हुए। इन्हीं के समय राजनांदगांव में BNS स्थापित हुआ। 1893 ईस्वी में उन्हें राजा बहादुर की व्यक्तिगत पदवी दी गई। राजाओं की वंशानुगत पदवी महंत हैं। 8,10,018 रुपये औसत वार्षिक आमदनी थी। 1888 ईस्वी में रियासत की टकोरी 70,000 रुपये वार्षिक निर्धारित की गई थी। आगामी 20 वर्षों के लिए व्यवस्था थी। 1 अप्रैल 1909 से यह राशि बढ़कर 80,000 रुपये वार्षिक कर दी गई। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में सर्वाधिक टकोरी राजनांदगांव ही पटाता था। राजनांदगांव के सामंतीय राजा का जब भारत संघ में विलीनीकरण हुआ तब महंत दिग्विजय दास वहाँ के सामंतीय राजा थे। रियासत के अंतर्गत छुरिया नामक घना जंगल था, जहाँ अंग्रेज अधिकारी शिकार का आनंद उठाते थे। डोंगरगढ़ में प्राचीन राजमहल का खंडहर है। पांडादह में राजघराने के महंतों की चंद समाधियाँ बनी हुई हैं। राजा मंडला निजाम शाह के स्मरणार्थ एक गांव है जो राजा मुई गांव के नाम से रियासत में चर्चित है। राजनांदगांव में प्रचलित कोट राजा जीत राय के चंद सोटे और लाठी सुरक्षित हैं, जिनकी पूजा की जाती है। राजमहल के अहाते में ही प्राचीन मुसलमान जमींदार की कब्र है। राजनांदगांव का टाउन स्कूल भवन छत्तीसगढ़ की पुरानी सार्वजनिक इमारतों में से है। बलदेव बाग व रानी बाग भी रियासतकालीन धरोहर हैं। अब है खैरागढ़ रियासत। स्वैर नामक वृक्ष की अधिकता से इस रियासत में होने के कारण इसका नाम खैरागढ़ हुआ। खैर नामक वृक्ष
21 डिग्री 4 मिनट से 21 डिग्री 34 उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 27 मिनट से 80 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल लगभग 931 वर्ग मील था और 1921 की जनगणना के अनुसार 1,24,770 लोगों का निवास था। खैरागढ़ राजवंश के लोग नागवंशी राजपूत थे। छोटा नागपुर के क्षत्रिय राजा पृथ्वीकर्ण को ये अपना पूर्वज मानते हैं। छोटा नागपुर के क्षत्रिय राजा पृथ्वीकर्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। खोलवा को राजधानी बनाकर प्रारंभिक शासक राज करते रहे। खड़ग राय ने खैरागढ़ को अपनी राजधानी बनवाया। खोलवा में राजप्रसाद आदि भग्नावस्था में है। 1759 ईस्वी में खड़ग राय का निधन हुआ। 1500 रुपये टपोलू के रूप में पटाया जाता था। राशि बढ़कर 5000 रुपये नागपुरी रुपये किया गया। भास्कर राव सूबेदार ने इसे और बढ़ाकर 8000 रुपये वार्षिक किया। 1814 ईस्वी तक खैरागढ़ रियासत का क्षेत्रफल बढ़ गया और वार्षिक टपोली की राशि 35,000 रुपये तक पहुंच गई। 1816 में अप्पा साहब भोसले के पकड़ने भड़काने के में आकर डोंगरगढ़ के जमींदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खैरागढ़ के राजा तकैत राय ने राजनांदगांव के महंत के सहयोग से इसे दबाया। डोंगरगढ़ जमींदारी का काफ़ी भाग खैरागढ़ को मिला और वार्षिक टकोली 44,000 रुपये कर दी गई। टिकैत सिंह 75 वर्ष की आयु में स्वर्गस्थ हो गए। हकपाल देव 1833 ईस्वी तक शासक रहे। 1854 ईस्वी में जब इस अंचल पर भोसलों का शासन समाप्त हुआ तो फतेह सिंह खैरागढ़ के राजा थे। 39,000 रुपये वार्षिक टकोली निर्धारित की गई। 1865 ईस्वी में यहाँ के राजा को भी फ्यूडेटरी चीफ माना गया। एडॉप्शन सनद दिया गया और एक्नॉलेजमेंट ऑफ फ्यूलिटी लिया गया। 1909 में टकोली बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया। 1887 ईस्वी में फतेह सिंह का राजा की व्यक्तिगत पदवी दी गई। फतेह सिंह को व्यक्तिगत पदवी दी गई, राजा की व्यक्तिगत पदवी दी गई। 1857-58 के महाविद्रोह के काल में खैरागढ़ रियासत ने अंग्रेजों की सहायता की। सन 1857 के बलवे के समय अपने अच्छे सरदारों के साथ जेठे कुमार फतेह सिंह बहुत दिनों तक रायपुर में रहकर इलियट कमिश्नर को भारी सहायता पहुंचाई। डोंगरगढ़ खैरागढ़ रियासत के अंतर्गत एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देवी की आराधना दर्शन के लिए लोग यहाँ आते रहते हैं। कहा जाता है कि पहाड़ी की चोटी पर कामसेन नामक राजा ने मंदिर बनाया था। रियासतों के विलीनीकरण के समय खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह थे। उन्होंने ही विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए। खैरागढ़ के राजाओं के न्यायिक अधिकार द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के थे। सारंगढ़ रियासत। सारंगढ़ में गोंड राजाओं के आने से पूर्व सारंगढ़ सारंगपुर कहलाता था। सारंग शब्द का अर्थ है बांस और गढ़ का अर्थ है मिला है। सारंगढ़ रियासत का नामकरण सारंग बांस की अधिकता के कारण अर्थात वनस्पति के आधार पर रहा है। इस प्रकार सारंगढ़ रियासत का नामकरण घटना प्रधान न होकर प्रकृति प्रधान है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग 21 डिग्री 21 मिनट से 21 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 82 डिग्री 86 मिनट से 83 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांश के मध्य सारंगढ़ रियासत स्थित है। रियासत का क्षेत्रफल 450 वर्ग मील लगभग 1339 किलोमीटर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में इसका स्थान 12वां था। रियासत का प्रायः भाग समतल है, कुछ पहाड़ियाँ हैं। साल वृक्षों के अलावा साजा, तेंदू, पलास, धौरा, आंवला और चार के वृक्ष पाए जाते हैं। रियासत में आवागमन के साधन के रूप में मुख्यतः ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी चला करती थी। सारंगढ़ की संपत्ति चावढ़ाल पहाड़ियों में शैलचित्र मिले हैं। सिरोली डोंगरी में भी शैलचित्र उपलब्ध हैं। आर्यों के प्रवेश से पूर्व सारंगढ़ क्षेत्र का पर सबरों का राज्य रहा होगा। सारंगढ़ नरेश के पास सबर राजाओं द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्र मौजूद थे। सरबपुरी काल में ठाकुर दिया से ताम्रपत्र जारी किए गए थे। सबरों की राजधानी सरमपुर सारंगढ़ था, ऐसा भी कुछ इतिहास लेखकों का मानना है। पांडुवंश के महाशिवगुप्त के शिलालेख लोधिया व बरदुल्ला दोनों सारंगढ़ रियासत में से प्राप्त हुए हैं। कलचुरियों से पूर्व सारंगढ़ में मैना जाति के राजाओं का शासन था। संभावना बनती है कि पुजारी पाली
शिलालेख में वर्णित गोपाल देव इसी वंश का रहा होगा। इस वंश के शासक की वंशावली नहीं मिलती। कलचुरी शासक नरसिंह देव की लड़ाई चंदेल राजा रणवीर शाह से हुई। राजा नरसिंह ने जगदेव शाह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। जगदेव शाह इस लड़ाई में विजय से प्राप्त करते हैं। प्रसन्न हो नरसिंह ने जगदेव शाह को सारंगढ़, परगना, 84 गांव तथा दीवान की उपाधि दी। बदले में 1150 रुपये मालगुजारी तय की गई। इस प्रकार रायगढ़ रियासत की स्थापना वीरतापूर्वक कार्य करने के पुरस्कार स्वरूप हुई। राजगुण राजवंश के जगदेव शाह थे। राजगुण वंश के जगदेव शाह थे। लांजी से उनके पूर्वज छत्तीसगढ़ आए थे। कलचुरी शासकों को वार्षिक कर देते थे। शेष मामलों में प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। सन 1740 के आसपास सारंगढ़ संबलपुर के 18वें गढ़जात में शामिल कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व हिस्सों के छोटे शासकों ने संबलपुर के नेतृत्व में 18 गढ़जाता नाम संघ बनाया था, जिसमें एकता विद्यमान थी। मराठों ने जब छत्तीसगढ़ संबलपुर क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लिया, तब सारंगढ़ भी मराठा नियंत्रण में उनके अधिकार में आ गया। 1755 तक सारंगढ़ रियासत सहित आसपास की सभी जमींदारियां मराठों की करद बन गईं। मराठों को सारंगढ़ रियासत की ओर से 1600 रुपये कौड़ी मालगुजारी अदा की जाती थी। बिम्बाजी भोसले ने सारंगढ़ के दीवान कल्याण शाह को राजा की पदवी प्रदान की। सन 1787 ईस्वी में बिम्बाजी की मृत्यु के पश्चात संबलपुर तथा उनके सीमावर्ती सारंगढ़ आदि राज्य स्वतंत्र हो गए। सन 1800 ईस्वी तक मराठों के नियंत्रण से मुक्त रहे। सन 1770 ईस्वी में सारंगढ़ की राजगद्दी पर विश्वास नाथ शाह बैठे। अलेक्जेंडर इलियट महत्वपूर्ण कार्य से कलकत्ता से नागपुर जा रहे थे। रास्ते में 12 दिसंबर 1778 ईस्वी को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ज्वर से पीड़ित होकर मर गए। उनकी लाश को दफनाने के लिए जगह देने से अंचल के जमींदारों ने मना कर दिया। राजा विश्वनाथ शाह से अंग्रेजों ने संपर्क किया, तब लाश नदी के किनारे सालर ग्राम के निकट जमीन दी गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने विश्वनाथ शाह को एक हाथी तथा राष्ट्रीय पोशाक प्रदान कर सम्मानित किया। आज भी इलियट का मकबरा है और उस पर भारी भरकम शिलालेख लगा हुआ है। 1857 के महाविद्रोह काल में सारंगढ़ का राजा संग्राम सिंह अंग्रेजों के पक्ष में रहा। संबलपुर के विद्रोही सुरेंद्र सहायता के लिए सारंगढ़ पहुंचे, मगर राजा ने कोई सहायता नहीं दी। सामंतीय राजा के रूप में सारंगढ़ के राजा को 20 मई 1865 को मान्यता दी गई। सनद 4 जनवरी 1866 ईस्वी को नागपुर में दिया गया। 3 नवंबर 1909 ईस्वी को रायपुर आम दरबार में सारंगढ़ के जवाहिर सिंह को सामंत राजा के रूप में सत्तारूढ़ किया गया। राजकुमार कॉलेज रायपुर से शिक्षा प्राप्त जवाहिर सिंह फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट के खिलाड़ी थे। 4 मार्च 1907 ईस्वी को उनका विवाह खड़गांव के दीवान की पुत्री कैलाश कुमारी से हुआ। सन 1909 में एक साधारण परिवार की बेटी नेम कुमारी के साथ उन्होंने गुप्त विवाह किया। इसी से नरेश चंद्र सिंह का जन्म हुआ। राजा जवाहिर सिंह ने अपनी इच्छा से नेम कुमारी से विवाह किया। अपनी मर्जी के वे मालिक थे, ये इससे झलकता है। राजा जवाहिर सिंह ने सन 1924 के लगभग सारंगढ़ में नया महल गिरिविलास पैलेस के नाम से बनवाया। इसके निर्माण में 2,25,000 रुपये खर्च हुआ। इस पैलेस के अंचल की जनता राजा के विलास को आश्चर्यचकित होकर देखती आई है। कवि पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे ने प्रवाहित होकर लिखा है, स्वर्ग खोजते आप अन्य थल स्वर्ग नहीं है, सारंगढ़ निप्य सौंधी जहाँ स्वर्ग वही है। सारंगढ़ रियासत का भारत संघ में जो विलय हुआ, इस पत्र में राजा नरेश सिंह के हस्ताक्षर हैं। अब है रायगढ़ रियासत। रायगढ़ रियासत की स्थिति 12 डिग्री 41 मिनट से 21 डिग्री 22 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 82 डिग्री 57 मिनट से 83 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांश के मध्य है। 1486 वर्ग मील का यह क्षेत्रफल था। राय एक कटीला पेड़ है और गढ़ किला से रायगढ़ बना है। रायगढ़ रियासत की जनता रायगढ़ शहर था
महानदी, मांद व केलो प्रमुख नदियां हैं। अधिकांश भाग पहाड़ी हैं। साल, बीजा, तेंदू, खैर, शीशम, चार के पेड़ पाए जाते हैं। रायगढ़ के राजाओं का प्रारंभिक इतिहास स्पष्ट नहीं है। चांदा की घोड़ों की एक शाखा रायगढ़ आई और राज स्थापित करने में सफल रही। वैरागढ़ से इस राज को के संस्थापक मदन सिंह का आगमन हुआ था। फुलमर में अपने मामा के पास वे आए। रायगढ़ के एक गांव बेगा में वे पहले बसे, फिर रायगढ़ में आए। इसके बाद उन्होंने कभी बेगा बुनगा में पैर नहीं रखा। अब भी रायगढ़ का राजवंश बुनगा की सीमा में नहीं जाता। बुनगा की देवी मदन सिंह की कुल देवी है। किसी कारणवश राजा से नाराज होकर उसे बुनगा छोड़ने और भविष्य में उसे और उसके वंशजों को बुनगा की सीमा में न आने की चेतावनी दी गई। यह भय राज परिवार के सदस्यों को बना रहा कि बुनगा की सीमा में जाने से आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। इसी कारण देवी की चेतावनी राज परिवार अक्सर याद करता रहता है। बुनगा में पैर न रखने का अघटन पालन राज परिवार कर रहा है। मदन सिंह फुलजर राजा त्रिभुवन साय का भांजा था। त्रिभुवन ने ही रायगढ़ क्षेत्र में घोड़ प्रभुत्व की स्थापना के लिए उसे भेजा था। इस अंचल में पूर्व में भैना राजाओं का राजा था। संभावना बनती है कि मदन सिंह ने किसी भैना राजा को परास्त कर पहले बुनगा में राज्य स्थापित किया। इष्ट देवी का मिट्टी से बना मंदिर मदन सिंह द्वारा बुनगा में बनवाया गया। मदन सिंह का शासनकाल 1602 ईस्वी तक रहा होगा। तखत सिंह उसके बाद राजा हुए। इस दृष्टि से 1550 ईस्वी के लगभग मदन सिंह बुनगा जाना व राज्य स्थापित करना माना जा सकता है। मदन सिंह, तखत सिंह व बेद सिंह को संबलपुर के डिप्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट 1862 में जमींदार लिखा है। दीप सिंह को रायगढ़ का पहला राजा बताया गया है। यह तो संबलपुर के महाराजा ने या मराठों ने उसे राजा बनाया होगा, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। दोनों विचारों के पक्षधर हैं। सारंगढ़ राजा संग्राम सिंह ने चरित्र किताब नामक हस्तलिखित ग्रंथ में सारंगढ़ इतिहास के संदर्भ में जो सामग्री इकट्ठा करवाई, उससे रायगढ़ व छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य रियासतों के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तखत सिंह की सारंगढ़ से लड़ाई हुई थी। भेड़वन इलाके की रायगढ़ राजा द्वारा लड़ाई का कारण था। सारंगढ़ राजा कल्याण साय ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। मुड़ियाडीह में लड़ाई हुई। सारंगढ़ की फौज विजयी रही। अगहन माह संवत 1804 के साल 1747 ईस्वी में यह लड़ाई हुई थी। रायगढ़ का राजा तखत सिंह पराजित होने व अपमानित होने के दुख में 3 साल के भीतर ही मर गए। 1750 से 1783 ईस्वी तक दीप सिंह रायगढ़ के राजा रहे। राजा जुआर सिंह का शासनकाल 1783 से 1824 ईस्वी तक था। संबलपुर के 18गढ़ 7 समूह में रायगढ़ शामिल था। सारंगढ़ के राजा विश्वनाथ साय रायगढ़ नरेश जुआर सिंह के समकालीन थे और 1783 ईस्वी में सिंहासनारोहण के पश्चात जुआर सिंह ने सारंगढ़ नरेश विश्वनाथ साय को 10,000 रुपये टीका के रूप में देकर भात खाया व उनसे मान्यता प्राप्त की। दूसरे मराठा युद्ध के पश्चात सारंगढ़ अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। 25 मई 1819 को रायगढ़ राजा ने अंग्रेजों के साथ एक इकरारनामा पर हस्ताक्षर किया। 30 स्वर्ण मुद्रा टकोली निर्धारित की गई। डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव ने लिखा है, यह स्वीकार करना होगा कि एक डूबती नाव मराठा से उतरकर भावी सम्राटों के साथ होकर जुआर सिंह ने प्रशंसनीय राजनीतिक दूरदर्शिता, योग्यता, चातुर्य एवं निर्भीकता प्रदर्शित की है। जुआर सिंह ने सारंगढ़ राजा के विरुद्ध 18 जात राजाओं में से अनेक को साथ लेकर लड़ाई की। 18 दिनों तक सारंगढ़ का किला घेरा गया मगर सफलता नहीं मिली। सन 1791 ईस्वी की यह घटना थी। जुआर सिंह के पश्चात देव सिंह 1824 से 1862 तक रायगढ़ के राजा रहे। बरगढ़ के विरोधी राजा को परास्त करने में सहायता से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने रायगढ़ को टकोली 30 स्वर्ण मुद्रा से घटाकर 8 स्वर्ण मुद्रा 170 रुपये की। रायगढ़ में बरगढ़ मिलाया गया। टकोली 340 रुपये निर्धारित की गई। 1857-58 के महाविद्रोह के काल में रायगढ़ राजा देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजी प्रशंसा प्राप्त की। राजा घनश्याम सिंह को एडॉप्शन सनद दिया गया। 1867 में से उसे सामंत राजा के रूप में मान्यता दी गई। 1867 से उठे सामंत राजा के रूप में
मान्यता दी गई। 1890 ईस्वी में घनश्याम सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र भूदेव सिंह गद्दी पर बैठा। घनश्याम सिंह की मृत्यु के बाद भूदेव सिंह गद्दी पर बैठा। राजा बहादुर की व्यक्तिगत पदवी उन्हें प्राप्त थी। 22 मार्च 1917 में उनकी मृत्यु हुई। नटवर सिंह नए राजा हुए। उनके पश्चात राजा चक्रधीर सिंह हुए। 1891 ईस्वी का वर्ष रायगढ़ रियासत के इतिहास में महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष रेलवे लाइन से यह नगर जुड़ा। व्यापार वाणिज्य के विकास में इस रेल ने काफ़ी सहयोग दिया। राजा भूदेव सिंह के समय रियासत की टकोली 4,000 रुपये से बढ़कर 5,500 रुपये की गई। आगामी 30 वर्षों तक यही राशि प्रतिवर्ष देनी थी। रायगढ़ रियासत का जब भारत संघ में विलय हुआ तब राजा ललित कुमार सिंह थे, उन्होंने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।